महारानी जी, आपको हमारी सेवा में कोई कमी तो नहीं लग रही है? आपको कुछ और चाहिए? मुझे लगता है मुझे आपके लिए काजू बादाम लाने चाहिए। आप खाएंगे तो आपके चेहरे पर बहुत चमक आएगी। क्या हुआ, अब मुझे ऐसे घूर क्यों रही हैं? महारानी जी, आपको कुछ और चाहिए? हाँ, तुम्हारे गले का कीमती हार मुझे पहनाओ और अपने हाथ से अंगूर खिलाओ। मेरे हाथ फोन चलाने में बिजी हैं। जी 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 महारानी जी, अभी आपको अंगूर खिलाती हूँ। वाह, इन लोगों को अपने पैरों की जूती के नीचे देखकर तो आज बहुत सुकून मिल रहा है। आंखों को कब से मैं चाहती थी ये लोग मेरी सेवा करते रहे, आज पकड़ में आए हैं। अरे ओ महारानी, उठ रही है या नहीं उठ रही? पानी आ रहा है, जाकर पानी भर। ये लड़की तो बिल्कुल नहीं सुन रही। सुलोचना के 2-3 बार बोलने पर भी राधिका नहीं उठती है तो वो जग भरकर पानी उसके चेहरे पर डाल देती है, जिससे वो एकदम उठ जाती है। आप कौन से ख्वाब देख रही थी? कब से उठा रही हूँ। चल जाकर घर की सफाई कर, फिर चाय बना, और आज नाश्ते में पनीर के चीले बन जाने चाहिए। ठीक है माँ। इतना अच्छा सपना देख रही थी। माँ नहीं आती तो मैं ऐसे ही अपनी सेवा करवाती, लेकिन यहाँ तो मुझे ही सेवा करनी पड़ती है। राधिका उठकर घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा के बाद नाश्ता बनाती है, जहाँ उसके लिए नाश्ता बिल्कुल नहीं बचता। दोनों बहन भाई उसके हिस्से का पनीर चीला भी खा जाते हैं। अरे शोभा, रवि, वो मेरे हिस्से का पनीर चीला था, अब मैं क्या खाऊंगी? तुम्हें कुछ खाने की कोई जरूरत नहीं है, जाकर चुपचाप खाली चाय पियो, समझी? वही तो राधिका, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस घर का हिस्सा हो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा? सौतेली हो और सौतेली रहोगी। रवि, शोभा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, अपना तुम्हें छोटा भाई बहन मानती हूँ, तो तुम मुझे क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैडम, तुम जानती हो हमारा तुमसे खून का रिश्ता नहीं है, वो तो सिर्फ मेरा रवि भाई से है। क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर? तुझे काम वाम नहीं है जो मेरे बच्चों से जुबान लड़ा रही है? नहीं माँ, वो बस ऐसे ही। नहीं माँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इसको पनीर का चीला नहीं मिला तो हम पर बरस रही है। अच्छा, तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे बच्चों को खाने के लिए परेशान किया, मेरे बच्चों के पेट से निकलवाएगी, अभी बताती हूँ तुझे। ये बोलकर सुलोचना डंडा उठाकर राधिका को मारने लगती है। माँ, मुझे मत मारो, मैंने तो बस पूछा था, मांगा नहीं था। जब तक तुझे डंडे ना पड़े तेरी अकल ठिकाने कहाँ आएगी। अब से तू इस मंजर को याद रखना। काम तो तू घर का सारा करेगी, लेकिन आज रात को ही तुझे खाना मिलेगा, दिन में भूखी मर। और रवि, शोभा, अगर तुमने देखा कि ये छुपकर खा रही है तो मुझे बताना, फिर मैं इसको बताऊंगी। तब सुलोचना डंडा जमीन पर फेंक कर चली जाती है और वो उसके बच्चे टीवी देखने लगते हैं। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? काश मेरे माता पिता होते तो आज मेरी हालत ये नहीं होती। माँ बाप का प्यार क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं है, और भाई बहन के साथ एक मीठा रिश्ता कैसा होता है इस बात से भी मैं अनजान हूँ। मेरी हालत और मेरे सपने दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं हमेशा ऐसे ही दर्द में रहूंगी जिंदगी भर। ये थी राधिका, जिसके जन्म होते ही उसकी माँ चल बसी थी और पिता ने कुछ सालों में दोबारा शादी कर ली, और पिता के जाने के बाद सुलोचना ने उसे अपना असली रूप दिखा दिया, जिसकी वजह से वो आज तक डर के साए में रहती है। क्या उसकी जिंदगी में कभी प्यार, वो अपनापन आ पाएगा? जानने के लिए कहानी में बने रहिए। ऐसे ही राधिका अपने मायके में काम करती रहती है। रोज रोज हर बात पर उसके सौतेले भाई बहन और माँ उसे ताना देते हैं, काम करवाते हैं। एक दिन वो शाम को सुलोचना को चाय दे रही थी, तब पंडित जी भी आ जाते हैं। अरे पंडित जी आप, मैं तो इतने दिनों से आपको याद कर रही थी। राधे राधे। राधे राधे सुलोचना जी, लेकिन क्यों? अरे इस बेकार बोझ को मैं अब और नहीं ढो सकती हूँ। इसकी मनहूसियत वाली शक्ल देखकर इसके मरे हुए माँ बाप याद आते हैं, जो इसको छोड़कर मेरी छाती पर गए। कोई करीब घर का रिश्ता हो तो इसे वहाँ भेज दो, क्योंकि मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है इसे कुछ देने के लिए। अरे सुलोचना जी, चिंता मत करो, आपकी इस बात का समाधान लेकर आया हूँ मैं। घर से तो नहीं, लेकिन रिश्ता अमीर घर से आया है। उन्हें एक सीधी सिंपल लड़की चाहिए और दहेज की कोई डिमांड नहीं है। आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, बस शादी कर दो आप। अरे वाह माँ, सही है, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। अमीर लोगों से हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा, क्या पता हमें बाद में अच्छा अच्छा पहनने खाने को मिले। अरे वाह शोभा बिटिया, क्या बात की है तूने, तू तो बिल्कुल मेरे पर ही गई है, एकदम चंट चलाक। हाँ पंडित जी, मुझे रिश्ता मंजूर है। लड़के की फोटो है तो दिखा दीजिए। हाँ, ये रही लड़के की फोटो। लड़के का नाम हितेश है, अपनी ही कंपनी का मालिक है। सही है माँ? मेरी तरफ से तो हाँ है पंडित जी, आप लड़के वालों को भी कह देना, जब वो कहेंगे तब शादी कर देंगे। जी ठीक है, चलो अच्छा हुआ ये चालाक औरत शादी करवाने के लिए मान गई,
वरना इसने तो राधिका बिटिया की जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। अब ऐसे नेक ससुराल में जाएगी जहाँ उसे सबका प्यार मिलेगा, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। पंडित चला जाता है। फिर सुलोचना राधिका को बाजार से सामान लाने को कहती है। तब उसके साथ की पड़ोसन की लड़की पायल कहती है, राधिका, मैंने सुना है तेरा रिश्ता एक अमीर घर में तय हो गया है। अच्छा है तू एक अमीर घर में जा रही है, लेकिन पता नहीं तेरे होने वाला ससुराल कैसा हो, क्योंकि जितना मैंने सुना है ना, सास नाम की औरतें बहुत डायन होती हैं, और ननंद वो तो पूछो ही मत, घर में हक जमाने ही नहीं देती है। तेरी सौतेली माँ तो तुझे मारती पीटती है। कहीं ससुराल जाकर भी तू परेशान न रहे, मुझे तुझ पर तरस आता है। अपना तरस अपने पास रख पाए, मुझे और भी काम है। जब मेरी किस्मत ही ऐसी है तो किस्मत से कैसी शिकायत, जो है उसे मंजूर करना ही होगा। ये कहकर राधिका घर वापस आ जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती है। मम्मी पापा, काश मेरी शादी होते वक्त आप मेरे पास होते और मुझे आशीर्वाद देते। मेरा कन्यादान भी आपके हाथों नहीं हो पाएगा। और सुलोचना माँ इतनी बुरी है कि क्या बताऊं, नाम के लिए भी मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। दिन गुजरते हैं। फिर लड़के वाले लड़की वालों से मिलते हैं। सुलोचना और उसके दोनों बच्चे अच्छे बनने का ढोंग करते हैं और इसी बीच वो राधिका की शादी हितेश के साथ कर देते हैं। फिर राधिका चावल का कलश गिराकर आलते में पैर डुबो कर आती है। आओ बहू आओ, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, मेरे घर की लक्ष्मी आ चुकी है, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। हाँ अंजना, और अब हमारे बेटे को भी वही संभाल लेगी। हमारी तो सुनता ही नहीं है, जब देखो काम करता रहता है। तुझे मेरी बहू को टाइम देना होगा, उसे घुमाना होगा। हाँ हाँ मम्मी पापा, मैं इनका खूब ख्याल रखूंगा, घुमाऊंगा भी, है ना राधिका जी? हितेश जी तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं, और सास ससुर भी। क्या ये सच में अच्छे हैं या फिर मेरे सामने दिखावा कर रहे हैं और बाद में मुझे सुलोचना माँ की तरह ही ट्रीट करें? अरे राधिका जी, आप कहाँ खो गई? कहाँ खोएगी भाई, अपनी आलीशान ससुराल को ताड़ेगी नहीं क्या कि कितना अमीर ससुराल मिल गया छोटे से गरीब घर से आकर, और कुछ दिन भी नहीं पड़ा। इससे सस्ती डील इसे कहाँ मिल सकती थी। भावना, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी से इस लहजे में बात करने की? माफी मांग और दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करियो। छोटी है तू, और दोबारा से ये अमीर गरीब वाली बात ना सुनूं मैं। मॉम, ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। कोई बात नहीं, आपने मुझे संस्कार दिए हैं तो आई एम सॉरी भाभी जी। कोई बात नहीं भावना, मुझे बुरा नहीं लगा। देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है, जो इतने पर भी किसी बात का बुरा नहीं मानी। चलो बच्चों, तुम आराम कर लो, और बहू अगर तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। नहीं माँ जी, मुझे कुछ और नहीं। सॉरी माँ जी, मैंने गलती से, पता नहीं कैसे छींक आ गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज माँ जी, मुझे कुछ कहना नहीं। अरे अरे बहू, तू इतना डर क्यों रही है? मैंने तुझे कुछ बोला? ऐसे कर रही है जैसे छींक आने पर कोई तुझे बहुत मारता है। अच्छा, तुझे लग रहा होगा कि तूने अपशगुन वाली छींक मारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शायद तुझे सर्दी जुकाम लग गया होगा, मैं तेरे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ, बहू को काढ़ा दे दो, कहीं तबीयत खराब हो गई तो। वैसे भी अक्टूबर का महीना चल रहा है, थोड़ी थोड़ी सर्दी होना तो शुरू हो चुकी है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अगर राधिका जी आपको ज्यादा ठंड लगी तो मुझे बता देना, कमरे में हीटर भी रखा हुआ है। अरे अरे, आप सब ऐसे ही परेशान हो रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही छींक आ गई होगी। अच्छा बहू, मैं तो डर ही गई थी कहीं तेरी तबीयत खराब ना हो जाए, क्योंकि हल्दी और मेहंदी लगती है तो बहुत दुल्हनों को ठंड भी लग जाती है। हे भगवान, इन सब की इतनी फिक्र देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये दिखावा है या सच में मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं। जैसे कि मेरी ननंद अभी चिढ़ गई थी मुझसे। मैं वो मंजर भूल नहीं सकती जब मैंने गलती से सुलोचना माँ के सामने छींक मार दी थी और उन्होंने मुझे वाइपर से मारा। उस दिन के बाद से मैं बहुत डरती हूँ। जा हितेश, बहू को कमरे में ले जा। हितेश राधिका को कमरे में ले जाता है और उसके कंफर्ट जोन को लेकर उससे बातें करता है। राधिका को कुछ भी समझ नहीं आता और थोड़ी बातचीत करके वो सो जाती है। अगले दिन घर के सभी लोग उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गए थे, लेकिन बहू 9 बजे तक सो रही थी। अचानक धूप की रोशनी उसके चेहरे पर आती है। सुबह हो गई क्या? आज तो मेरी पहली रसोई है। जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देती हूँ और अच्छा सा नाश्ता, वरना सासू माँ नाराज हो जाएंगे। कल कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन अब तो मुझे कुछ भी कह सकती है वो। तभी राधिका घड़ी में टाइम देखकर झटके से खड़ी हो जाती है कि गिरने वाली होती है और हितेश उसे संभाल लेता है। अरे अरे, आप ठीक तो हो? इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? वो हितेश जी, छोड़िए मुझे, मैं इतना लेट कैसे हो गई? मुझे माँ जी डांटेंगी।
यह कहकर राधिका फटाफट नहाने चली जाती है और डाइनिंग टेबल सास ससुर के पास आती है और पैर पकड़कर माफी मांगने लगती है। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं कैसे आंख लग गई। मैं लेट नहीं उठना चाहती थी, पर टाइम का पता नहीं चला। अरे क्या हुआ राधिका बहू, तुम इतना घबराई हो या डरी हुई क्यों हो? मैं कोई तोप का गोला थोड़ी ना चलाने वाली हूँ तुम पर कि तुम लेट उठी हो तो मैं तुम्हें कुछ कहूंगी। अरे हाँ बेटा, उठो, ऐसे परेशान मत हो। हाँ? और हम नहीं मानते ऐसा वैसा कुछ। शादी की वजह से तुम थक गई होगी, अगर थोड़ी देर सो गई तो क्या हुआ? लेकिन माँ जी, पापा जी, आज मेरी पहली रसोई थी, मुझे आप सबके लिए खाना बनाना था और मैं चूक गई। बहू, जब हम इतना नहीं सोच रहे हैं तो क्यों तू इतना सोच रही है? देख मैंने क्या क्या खाना बनाया है, पता नहीं तुझे कुछ पसंद आएगा भी या नहीं। तेरी पसंद नहीं पता, लेकिन मैंने ये समोसे, मटर पनीर की सब्जी, चावल और आलू प्याज की कचौड़ी बनाई है। भाभी, ये तो कुछ नहीं है, यहाँ मैंने आपके लिए रसमलाई भी ऑर्डर करके मंगवाई है। क्या सच में माँ जी आपने मेरे लिए बनाए हैं? आपको पता है मुझे मटर पनीर बहुत पसंद है और देवर जी रसमलाई भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सब लोग मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं। हाँ तो तुम खाओ ना। पति उसे चेयर पर बिठाता है। घर के सभी लोग नई बहू को प्यार से खाना खिलाते हैं। ये प्यार देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे रसमलाई को देख बीते लम्हों में चली जाती है। ये लो बच्चों, आज दिवाली के खास मौके पर तुम सबके लिए रसमलाई। वाह माँ, ये तो बहुत टेस्टी लग रही है खाने में। मैं भी और 4 रसमलाई खाऊंगी। हाँ शोभा, खा ले, ये सब मैं तेरे लिए ही लाई हूँ। उसी वक्त कटोरी में राधिका भी रसमलाई उठाकर खा रही होती है कि सुलोचना हाथ पर जोर से गिलास फेंक कर मारती है। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। बदतमीज कहेंगी, किससे पूछकर रसमलाई को हाथ लगा रही थी? पता भी है कितनी महंगी मिठाई है। तेरी औकात नहीं है ये खाने की। तेरा बाप देकर गया था या तेरी माँ छोड़कर गई थी? सुबह का बचा हुआ सब्जी चावल है, वो खा दो। माँ, मैं तो आपको ही अपनी माँ मानती हूँ, आपसे प्यार भी करती हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? और आज दिवाली है, बस आज थोड़ी सी रसमलाई खाने दो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं ले रही। रसमलाई, मटर पनीर और चावल ले लूंगी, और सुबह का खाना खाने का मन नहीं है। अच्छा, तुझे मटर पनीर चावल चाहिए? जा ले ले। मेरी फेवरेट सब्जी, आप उसको क्यों दे रही हो? शोभा चुप कर तू। तब राधिका जैसे ही अपनी प्लेट में मटर पनीर और चावल लेती है, सुलोचना लाल मिर्च की डिब्बी पूरी प्लेट में डाल देती है और जबरदस्ती उसका मुंह पकड़कर खिलाती है, जिससे राधिका को मिर्ची लगती है। और माँ, पानी दो प्लीज। अब पता चला तुझे तेरी सौतेली माँ क्या चीज है। जब एक बार तुझे हिंदी में समझा दिया तो समझना चाहिए ना, लेकिन तुझे बहस करनी है, तुझे तो अंजाम भी भुगतना ही होगा। ये अच्छा सबक सिखाया माँ आपने। क्या हुआ भाभी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आपको मिर्ची लग गई है क्या? ये लीजिए, आप रसमलाई खा लीजिए। हे भगवान, तेरी आंख तो लाल भी हो गई है रोते रोते। तेरी तबीयत ठीक है ना? मुझे लगता है डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, रात को भी ये छींक रही थी। अंजना डॉक्टर को बुला रही होती है कि राधिका सास के हाथ पकड़ लेती है। रहने दीजिए माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये तो खुशी के आंसू हैं जो आंखों से आ गए। वो क्या है ना, आपको तो पता है मम्मी पापा नहीं है, तो इतने प्यार से मुझे किसी ने नहीं खिलाया। हे भगवान बेटा, इतनी सी बात के लिए कोई ऐसे करता है क्या? हम तो डर ही गए थे। ओ गॉड, एक तो पहली रसोई में लेट उठी है और खाते खाते भी अटेंशन चाहिए। कोई मतलब नहीं है ऐसे रोने का। भावना मान जा। अरे बहुत जमकर खाना खा, शर्मा मत। तेरा ही घर है, तू हमारी बेटी जैसी है, और पहली रसोई की चिंता मत कर। वो तो तू 2-4 दिन में ही कर लेना आराम से। जी माँ जी। इतना प्यार से बोलने पर भी राधिका अपने ससुराल में अभी से डरी सहमी रह रही थी। 3-4 दिन बाद वो अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर लाती है। दही भल्ले, दाल मखनी, मिक्स वेज, नान, ब्रेड, पकौड़े, गुलाब जामुन, पूड़ी, ये सब खाकर तारीफ करते हैं। तभी ससुर के ज्यादा नमक खाने से खांसी आ जाती है। अरे अंजना, जरा पानी देना। बहुत ज्यादा नमक है। अच्छा ये लीजिए। क्या दाल मखनी में नमक ज्यादा है? मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे कैसे पता नहीं चला कि दाल मखनी में नमक है या नहीं। सॉरी पापा जी, सॉरी, मेरी वजह से आपको खांसी आ गई। मुझे कोई काम ठीक से करना आता ही नहीं। पापा जी आप और पानी लेंगे? आप गुलाब जामुन लीजिए, ठीक लगेगा। अरे राधिका बहू, तुम फिर से पैनिक होने लग गई। अरे नमक मैंने खाया है और ऐसे कर रही है जैसे कि मिर्च खा ली। कोई बात नहीं, हो जाता है। अरे वो तेज नमक ज्यादा नहीं खा पाता ना मैं, तो खांसी आ जाती है।
हाँ बहू, इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ भाभी, सब्जी में थोड़ा सा नमक ही तो हो गया है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो अपने आप ठीक लगेगा, वरना चावल के साथ तो सही लग रहा है दाल मखनी। आप ऐसे परेशान होते हो हमेशा, जैसे कि कोई आपको छोटी छोटी गलती के लिए बहुत सुनाता हो। आपने बिल्कुल ठीक समझा। इन छोटी छोटी बात के लिए मैं बहुत टॉर्चर हुई हूँ। कैसे भूल जाऊँ वो समय जब थोड़े से नमक के लिए चाबुक से मुझे मारा। दिन रात रसोई में काम करती है, दिन रात, लेकिन अभी तक इसे खाना बनाना नहीं आया। आलू की सब्जी में इतना तेज नमक था, मेरा तो गला ही छिल गया और उसको छाले हो रहे हैं। मिर्च कम डलवाई थी, लेकिन तेरे नमक ने उसे इसका एहसास करवा दिया। मेरे बेटे को परेशान करने के लिए तुझे पिटना तो होगा ही। माँ मुझे मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आपसे मैं ढंग से खाना बनाऊंगी, सब्जी इस चक्कर लाऊंगी। माफ कर दो माँ, शोभा तू जानती है ना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। माँ मत मारो। मारते मारते सुलोचना के चेहरे पर पसीना आ जाता है और राधिका के हाथ पैरों पर निशान, वो जमीन पर गिर जाती है। तब जाकर सुलोचना चाबुक छोड़ती है। पता चल गया ना, जरा सा सब्जी में नमक तेज करने पर क्या हश्र होता है। आगे से तुझे याद रहेगा। राधिका, तुम कहाँ खो गई? तुम्हारी आंखों में फिर से आंसू आ रहे हैं। अरे इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे बहू थोड़ी परेशान लग रही है। अकेले में पूछेंगे या फिर ऐसा करती हूँ, बाहर घूमने का प्लान बना लेती हूँ, तब बहू को अच्छा लगेगा। मैंने सोचा है कल हम सब छोटी सी पिकनिक पर घूमने जा रहे हैं, सही रहेगा ना? अरे हाँ, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। कब से हम सब घूमने नहीं गए हैं और अब तो हमारी बहू भी आ गई है। और बहू, तुमने आज का सारा खाना अच्छा बनाया है। परेशान मत होना, थोड़ा सा नमक तेज था तो क्या हुआ, बता भावना। हाँ भाभी, खाना अच्छा था। शुक्रिया। अगले दिन घर के सभी लोग नई बहू को पिकनिक स्पॉट पर ले जाते हैं, जहां बहुत सुंदर गार्डन, तितलियां थीं और बीच में कारपेट पर अच्छा अच्छा सैंडविच, जूस वगैरह रखा था। नंद नूडल्स खा रही थी। भाभी, मेरा जूस खत्म हो गया, बल्कि सबके लिए जूस खत्म है। आप सबके गिलास रिफिल कर दो। मैं अभी लाई। राधिका एक ट्रे में कांच के गिलास में सबके लिए वैनिटी वैन से जूस भर के लेकर आती है कि घास में पैर अटक जाता है, जिससे वो गिलास गिर जाते हैं। तब गिलास टूटने पर राधिका बहुत पैनिक हो जाती है। गिलास टूट गया। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे मारना मत माँ, मुझे मारना मत। तूने पिछली बार भी गिलास तोड़ा था और अब भी गिलास तोड़ा है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर सुलोचना राधिका के बाल पकड़ लेती है। माँ, मुझे मत मारो माँ। बहू, कुछ तो बात है, तू परेशान लग रही है और गिलास ही तो टूटा है। ऐसे गिलास तो मैं 1000 ले आऊं घर में और कुछ ना कहूँ तुझे। वो माँ जी। बहू इतनी डरी हुई होती है कि अंजना उसे अपने गले लगाकर शांत करती है। रिलैक्स राधिका, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है और जूस की बोतल अंदर है, मैं लेकर आता हूँ। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि कहीं तुम्हारे पैर में न लग गई हो। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि बहू को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, कहीं गुम चोट हो। नहीं पापा जी, घास पर गिरी थी, कुछ लगा नहीं मुझे। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे लोग हैं, ये आज जाकर मुझे विश्वास हो गया। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने सबके मुंह से सुना था कि ससुराल वाले बहुत खराब होते हैं। मेरा ससुराल तो ऐसा है जैसे स्वर्ग हो, और इस घर में रहने वाले लोग किसी देवी देवता से कम नहीं है। जिन मेरी छोटी छोटी गलतियों पर सुलोचना माँ ने मुझे बहुत मारा पीटा है, उस बात पर तो माँ जी पापा जी कुछ नहीं कहते। यहाँ तक कि मेरी ननंद और देवर भी अच्छे हैं और हितेश जी भी कितनी फिक्र करते हैं। आप समझ आया माँ का प्यार क्या होता है। जरूर बहू कोई ना कोई बात छुपा रही है, शायद इसकी सौतेली माँ ने इसे ज्यादा ही परेशान किया है। पर हमारे सामने शादी के समय बहुत मीठा बन रही थी, पता नहीं ये बात सच भी है या नहीं। भाभी देखो, आपके लिए सरप्राइज। ऐसा कहकर देवर सिर पर जोकर वाली टोपी और नकली नाक लगाकर डांस करके उसे हंसाने की कोशिश करता है। यही उम्र है पगले, कर ले गलती से मिस्टेक, अरे रे रे ए अबे चल चल बेटा हो जा शुरू, गुरु बगल उठा के थोड़ा डियो लगाना, किसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुंघाना, यही उम्र है पगले, कर ले गलती से मिस्टेक। ऋषि की अजीब अजीब हरकत देखकर राधिका हंसने लगती है। उसे देख ससुराल वाले खुश होते हैं। अरे देखा अंजना, हमारी राधिका बहू कितनी भोली है। जब से आई है आज मैंने उसे इतना खुश देखा है। कुछ तो अच्छा किया हमारे बुड़बक बेटे ने। हाँ जी, आपने ठीक कहा। अच्छे से पिकनिक मनाने के बाद वो घर लौट आते हैं। कुछ दिन बाद हितेश और राधिका का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होता है, जिसके लिए अंजना राधिका को पार्लर ले जाती है। उसका महंगा महंगा ट्रीटमेंट करवाती है, जिससे राधिका को महारानी जैसा महसूस होता है। अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करवाती है। फिर शाम को रिसेप्शन पार्टी में राधिका छा जाती है। सब उसी के तारीफ करते हैं। राधिका के लिए ये सब कुछ एक नया एहसास था। उसे अपने ससुराल वालों का प्यार मिलता है, साथ में नंद भी उसको प्यार करने लगती है।
लेकिन अभी भी कहीं न कहीं छोटी मोटी गलती होने पर उसे मायके का टॉर्चर याद आ ही जाता था। कुछ दिनों बाद हॉल में बैठी हुई, लो माँ जी, पापा जी का प्यार तो मुझे मिल ही गया था। देवर जी भी कितने प्यारे हैं, और अब तुम भावना जैसी छोटी बहन भी मिल गई है। बहू अपने कमरे में जा रही होती है कि सास कुछ लड्डू बनाकर लाती है और अपने हाथ से बहू को खिलाती है। बहू, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, कितनी कमजोर हो गई है। एक तो रोती रहती है, और देख मैंने तेरे लिए मेवे का लड्डू बनाया है, खाकर बता कैसा है। अरे माँ जी, आप सुपर शेफ हो, अच्छा ही बनाया होगा। आहा, ये तो बहुत टेस्टी है। थैंक यू माँ जी, इतना प्यार वाला लड्डू मैंने आज खाया है। देख तू परेशान मत होया कर। और तेरे हाथ पर ये निशान कैसा है? कुछ नहीं माँ जी, वो ऐसे ही लग गया था। लेकिन देखने से बहू ये जलने का निशान लग रहा है, तू झूठ मत बोल मुझसे। अरे नहीं माँ जी, छोड़िए ना, पहले की बात है। राधिका नजरें चुराकर सास के सामने से चली जाती है। अब अंजना को उसके मायके वालों पर शक होने लगता है। शाम को जब बहू बाजार गई होती है तब अंजना घर में सबसे कहती है, अरे देश, तूने बताया था ना कल बहू का बर्थडे है, तो मैं सोच रही थी कि कल उसको सरप्राइज पार्टी देते हैं और उसके मायके वालों को भी बुला लेते हैं। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, सारा इंतजाम मैं देख लूंगा। आप मेरे ससुराल में इनविटेशन दे दो। ठीक है अंजना, जो भी करना बहू के पसंद का ही करना, क्योंकि हम उन ससुराल वालों में से नहीं है जो अपनी बहू को बहुत परेशान करते हैं। हम तो अपनी बहू को बेटी मानते हैं। हाँ, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तो अपनी बेटी के पसंद का केक भी जानती हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने पूछा था, उसे चॉकलेट हेजलनट केक पसंद है। फिर सरप्राइज पार्टी का मिशन शुरू करते हैं। चुपके चुपके घर वाले बहू के बर्थडे सरप्राइज की तैयारी करते हैं। राधिका को बिल्कुल भनक नहीं होती है और अंजना सुलोचना को भी पार्टी में आने का इनविटेशन दे देती है। अगले दिन भावना राधिका को पार्लर से तैयार करवाकर घर में जैसे ही लाती है तो लाइट चलते ही पार्टी प्रॉपर ब्लास्ट होता है और उसके मायके वाले भी सामने होते हैं। सब एक साथ उसे जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू राधिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू राधिका। अरे ये सब क्या है? मेरे बर्थडे का सरप्राइज? मुझे तो याद ही नहीं था आज मेरा जन्मदिन है। आपको कैसे पता चला? बहू तू भूल रही है, तू अब इस घर की बेटी भी बन गई है। शादी के वक्त की हमें तेरी डेट ऑफ बर्थ पता चल गई थी। चल जल्दी आजा, केक काट ले। हाँ भाभी आइए ना। दीदी हैप्पी बर्थडे, कैसी हो? वैसे ससुराल में तुम्हें इतना खुश देखकर लग रहा है कि तुम महारानी की तरह यहाँ पर रहती हो। देखो सब चीज तुम्हारी फेवरेट है, यहाँ तक कि पार्टी का कलर भी ब्लू रखा गया है। हाँ, ब्लू है। अपने सौतेले मायके वालों को देख राधिका के मन में वही पुराना डर वापस आ जाता है। लेकिन जैसे तैसे वो सबके सामने केक काटती है। तब सुलोचना उससे उसका कमरा देखने को बोलती है तो रवि और शोभा भी पीछे पीछे जाकर उसके कमरे की चीज उठाने लगते हैं। अरे वाह, ये तो गुची और पैराडा का परफ्यूम है, बहुत महंगा है, इसे तो मैं अपने साथ घर ले जाऊंगा। और माँ देखो तो इसके पास कितना ब्रांडेड मेकअप का सामान है, या आईलाइनर, लिपस्टिक, मैं तो ये ले जाऊंगी। क्यों री, अमीर ससुराल में जाकर बड़ा महारानी प्रिंसेस की तरह रहती है। तेरे ससुराल वाले बड़े अमीर हैं। एक दो सोने का हार चोरी भी हो जाए या तू बेच कर खा जाए तो तेरे ससुराल वाले तुझे कुछ नहीं कहेंगे। चल कुछ रहम हम पर भी कर दे। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रवि, शोभा, ये उनका परफ्यूम है, तुम कुछ भी यहाँ से मत लो, क्योंकि कुछ गायब हो जाएगा तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। देखो तो कैसे अच्छा बनने का नाटक कर रही है, जरा इसे इसकी औकात याद दिला दो। बिल्कुल, याद तो दिलाना पड़ेगा ही। सुलोचना उसके बाल पकड़कर खींचती है। इतने में ससुराल वाले राधिका को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ जाते हैं और सब कुछ अपनी आंखों से देखकर समझ जाते हैं। तभी अंजना सुलोचना को राधिका से दूर करती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? आपके लिए तो राधिका सौतेली बेटी है ना। ये जला हुआ निशान भी जरूर आपने इसके हाथ पर बनाया है। इसने तो मुझे आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन आपका लहजा देखकर मैं समझ गई कि सौतेली माँ और भाई बहन कभी नहीं बदल सकते। अरे आप गलत समझ रही हैं, मैं तो इसे अपने तरीके से प्यार से समझा रही थी। प्यार? जिस प्यार में थप्पड़ हो, अपमान हो, डर हो, वो प्यार नहीं जहर होता है। इसके मन में आपने इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए डर भर दिया है कि यहाँ पर भी डरी सहमी रहती है। लेकिन हमने धीरे धीरे इसे प्यार से हंसना सिखाया। और सुलोचना जी, हमारी राधिका बेटी को अकेला मत समझना। अगर आपने फिर ऐसी गुस्ताखी की तो 100 नंबर डायल करने में हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। देखा माँ, आपने तो मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, लेकिन माँ जी के प्यार ने मुझे ससुराल में बहुत प्यार दिया। लेकिन माँ जी के प्यार से मुझे समझ आया कि माँ का प्यार क्या होता है। सच में मेरा ससुराल स्वर्ग जैसा है। काश आप भी समझती। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे लगा तू बोझ है, पर तू तो हमारी शान निकली। काश तेरी सास जैसी मैं बन पाऊँ तो समझूंगी भगवान ने माफ कर दिया। आप चिंता मत कीजिए माधव जी, मैं अब यहाँ पर कभी दखल नहीं दूंगी। हमें भी माफ कर सको बहन तो माफ कर देना।
तीनों वहां से जा रहे होते हैं तो राधिका उन तीनों को रोककर माफ कर देती है। ससुराल वाले भी कुछ नहीं कहते क्योंकि उनके लिए राधिका की खुशी में ही उनकी खुशी थी। इस तरह वो सब राधिका का जन्मदिन खुशी खुशी मनाने लगते हैं।